we are going to start another very interesting session। और आज हम करेंगे QR2 के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये पेपर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इट विल बी अ स्प्रिंग 2025 पेपर। यहाँ से देखना, इट विल बी अ स्प्रिंग 2025 पेपर। ठीक है, इन डिटेल करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। सबसे पहले हिट द सब्सक्राइब बटन। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, वेरी सैड। जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो और फिर देखो वीडियो। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पेपर को एनालाइज करूंगी और फिर हम फील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। तो भाई इसको जल्दी से एनालाइज करते हैं। हमारे पास अगर गौर से पेपर को देखे ना, तो जरा थोड़ा सा एनालाइज करने पर हमें पता चलेगा वही है 15 शॉर्ट क्वेश्चन। और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इट मीन्स दैट हर शॉर्ट क्वेश्चन को करते वक्त हमने ये याद रखना है कि वो 2 मार्कर है। मतलब ये कि 2 मार्क्स मिलेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन को, तो सोल्यूशन में ये बात याद रखने का है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें ना, तो हमारे पास कोई है अपने 6 नंबर का, 8 नंबर का और 10 नंबर का। अच्छा, हमारे पास ना दो दो लॉन्ग, कम से कम 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये और साथ ही यार भाई ये वाला आया हुआ है। लेकिन इसमें इन सब में इंटरेस्टिंग बात ये है कि 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, वो स्टैट्स के पोर्शन में आए हैं और 12 नंबर के मैथ्स के पोर्शन में से आए हैं। और इसमें से जो मैथ के पोर्शन का है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दूं अगर आपके लिए, तो बहुत ध्यान से देखना। ये वाला मैथ्स की पोर्शन है, ये वाला मैथ्स का पोर्शन से आया है, ये वाला मैथ्स का पोर्शन में से आया है। उसके बाद ये वाला भी मैथ्स की पोर्शन में से है, ये भी मैथ के पोर्शन में से है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये भी लीनियर और एक्सपोनेंशियल डिके भी हमारा है, और ये वाला भी हमारा है, ये वाला भी हमारा है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन तो भर भर के हमारे आए हुए हैं। ये लो है, ये हमारे मैथ्स के पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें मैंने हाईलाइट किया, देख लो। ठीक है, आज हम ये सॉल्व करेंगे। और अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, तो देर इज 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैथ्स के पोर्शन के, एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन और एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। और मजे की बात है, दोनों जो है ना, दोनों के दोनों वो पॉपुलेशन वाला चैप्टर नहीं है हमारे पास, ग्रोथ वाला। और वो जो है फॉर्मूलाज वाला, वो वहां से आया हुआ है। तो वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 की बात करें। और अगर वो नजर आएगी आपकी बुक वाला, ये वाला तो आपकी बुक वाला है, ये बुक वाला। और इसका ये जो ऊपर वाला है ना, इसका फॉर्मूला आपकी बुक में है। ये हमें एक सिचुएशन दिया हुआ है, इस सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जो लगेगा ना, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मतलब देखा होगा कभी ना कभी। ये मेरी गारंटी है। और चलो अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। फील करने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, रट्टा ना मारना। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। एक सेकेंड, लेट मी रीज इट फर्स्ट। मैंने एक लाइन गलती से मार दी, इधर आ जाओ। हो गया रे। चलो भाई, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। हट जाओ भैया आप तो। चलो आ जाओ। लिखा हुआ है, सबसे पहली बात लिखा हुआ है, डिटर्मिन विद रीजनिंग, रिमेंबर दैट। रीजनिंग पूछा, वजह पूछिए, वजह। रिमेंबर दैट, वजह भी पूछ चुकी है क्वेश्चन से। डिटर्मिन विद रीजनिंग वेदर द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट को और से पढ़ना। स्टेटमेंट लिख रखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ प्रपोजिशन और अ नॉन प्रपोजिशन। पता कहाँ है इस पूरे सवाल में? बताओ भाई, वजह वजह के साथ बताना। एक आर्गुमेंट के देना और बताना कि बताओ कि भाई जो सन है ना, वो सूरज जो है ना, वो मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो बताओ भाई, ये preposition है या नॉन preposition है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, किसी को यहाँ पता है preposition क्या होती है? पता है किसी को? यार किसी को तो पता होगा कि नहीं? अल्लाह के बंदो, कहाँ से आ गए हो भाई? एक आधा preposition नहीं पता क्या होता है? चैप्टर 1 याद होगा कि नहीं? इनको क्वेश्चन है ना, मुझे बताना है। अच्छा, ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट preposition है, ये नहीं है, तो याद रखना, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, ये preposition है। पहली बात तो ये लिख देते हैं, स्टेटमेंट इज, बल्कि लिख दो गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज preposition। ये लो, गिवन स्टेटमेंट इज preposition। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन, मैंने ऐसा क्यों कहा है, इसको रीजन सुनो। ये लो रीजनिंग। अब रीजनिंग ये है कि जो preposition होता है ना, वो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। preposition एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में ना हमें 100% श्योरिटी होती है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकती। तो अगर गौर से देखो, सूरज मस्तिष्क से निकलता है, ये 100% ट्रू बात है, कभी गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब है
जो मैं स्टेटमेंट दिया गया है इसके बारे में मैं 100% श्योरिटी है कि ये ट्रू है, तो क्योंकि स्टेटमेंट के बारे में श्योरिटी है तो इट शुड बी, बल्कि इट मस्ट बी प्रेपोजिशन। समझ आ गई? प्रेपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मीन्स दैट, मैंने अपनी पूरी अंग्रेजी लिखनी है, समझ आई पेपर में बिल्कुल खोल कर एकदम करके लिखना है। दैट इज आइदर ट्रू, दैट इज आइदर डेफिनेटली ट्रू, प्यार से लिखेंगे, डेफिनेटली ट्रू, और डेफिनेटली फॉल्स, और डेफिनेटली फॉल्स, बट नॉट बोथ, बिकॉज गिवन स्टेटमेंट, बिकॉज गिवन स्टेट, दो दफा लिख दिया गिवन, बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज factually true, factually true, so it is preposition, तो ये preposition होगी। अब बेटा यहाँ पूरा का पूरा स्टेटमेंट और शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होगा, और ये सारा जो आप तुम लिखोगे ना तो ही आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। बताओ समझ आई कि नहीं? किसी को डाउट है तो पूछ ले, है डाउट कि नहीं? दोस्तों बोलो, आप लोग बोलो तो समझ आएगी ना कि टेंशन है या नहीं। बताइए कि टेंशन है किसी को या बात समझ ना आई हो? नो। पक्की बात है? चलो फिर भी आगे हाँ बढ़ते जी। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनो। मैम प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बता दें। किसके बारे में? प्रोपोजिशन। प्रेपोजिशन बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा जुमला होता है जिसके बारे में हमें श्योरिटी होती है, हमें 100% पता होता है कि जो जुमला जुमला आपने मुझे कहा है ना, बोला है, वो जुमला या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, बीच में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, जैसे मैं कह रही हूँ कि इस टाइम धूप निकली हुई है, तो मुझे बताओ अगर आप देखोगे कि धूप निकली हुई है या नहीं है, तो या तो ये बात, अगर धूप निकली होगी तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर धूप नहीं निकली होगी तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये एक बात बताओ, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा जुमला जिसके बारे में मुझे श्योरिटी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो प्रपोजिशन है। तो दुनिया के हर वो स्टेटमेंट प्रपोजिशन है जिसके बारे में ट्रू और फॉल्स हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमें कहा गया कि बताओ भैया, सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, तो बताओ सूरज मशरिक से निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। बस ठीक है, ये ट्रू है। समझ आ गई कि नहीं? तो ये प्रपोजिशन हुआ स्टेटमेंट। समझ आई कि नहीं? यस मैम, आ गई है। और याद रखना, ये जो इस शॉर्ट क्वेश्चन में कहा है कि डिटरमिन विद रीजन, तो मैंने जो रीजनिंग लिखी है ना, रीजनिंग के अंदर प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है। समझ आई कि नहीं? अब खुदा अगर ऐसे लिखना, ये ना हो कि बूंगी मारो। उसके बाद, अरे हम स्क्रीन पर लाइन नहीं मारेंगे, लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली ट्रू, लॉजिकली इक्विवेलेंट, वो स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं बता देती हूँ क्या है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमारे पास दो स्टेटमेंट लिख रखे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि मैं दो प्रपोजिशन लिखे हुए हैं, और दो प्रपोजिशंस के बारे में पूछा है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, बताते हैं अभी। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब ये कि हर नेचुरल नंबर के लिए अगर हम उसका स्केयर करें ना तो वो उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा प्रपोजिशन, पहले हम प्रपोजिशन वन को देखते हैं, फिर प्रपोजिशन टू को देखते हैं। आ जाओ, प्रपोजिशन वन क्या है? येलो से ही कर लेते हैं चलो, और थोड़ा सा मैं थिकनेस में रहूंगी, ज्यादा ही पतली है। ओके, तो हम देखते हैं पहले प्रपोजिशन वन को, प्रपोजिशन वन को। प्रपोजिशन वन हमसे क्या कहता है कि कोई भी फॉर ऑल, ये देखो उल्टा ए का मतलब होता है मैथ्स में फॉर ऑल, मतलब हर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स कोई भी दुनिया का नेचुरल नंबर हो सकता है। स्टेटमेंट क्या है कि जो भैया एक्स का स्केयर है ना वो बड़ा होता है एक्स से। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा प्रपोजिशन हमें दिया गया है, वो मैं लिख लेती हूँ। प्रपोजिशन टू है हमारे पास। मेरी बात सुनो, मैं खोल खोल के क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ सिर्फ इसलिए कि जब तुम लोग पेपर में भी सॉल्व करो, जैसे मैंने सॉल्व किया बिल्कुल वैसा करना है, हर बात को लिखना है। समझ आई? और दूसरा प्रिपोजिशन क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल एक्स, मतलब दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर है, और साथ में कंडीशन है कि वो नेचुरल नंबर वन से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन वन है, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, कि मतलब उसका स्केयर बड़ा है वन से। अब यहाँ लिखो, अब इन दोनों स्टेटमेंट में जो चीज का डिफरेंस है ना वो ये है कि आपको लग रहा होगा सेम है, लेकिन डिफरेंस ये चीज है
प्रेपोजिशन टू में कहा गया है कि दुनिया के कोई भी नेचुरल नंबर आपने लेना है ना, वो नेचुरल नंबर आप वन से बड़ा लोगे। लेकिन प्रेपोजिशन वन में लिखा हुआ है कि आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले सकते, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो एक स्टेटमेंट में जो नेचुरल नंबर्स है ना, वो वन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर का सेट वैसे ही वन से स्टार्ट हो, दूसरे में नेचुरल नंबर का सेट टू से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये देखो, इस स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर का सेट वन से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्योंकि उसने कहा है वन से बड़ा लो, तो इस कंडीशन में नेचुरल नंबर का सेट टू से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट्स में या इन दोनों स्टेटमेंट या प्रपोजिशन में जो डिफरेंस है, वो आपको समझ आया या नहीं, बोलो। सबको समझ आया? अगर किसी को यहां से बात समझ नहीं आई, तो अगली बात समझनी आएगी जो मैंने बतानी है। बताओ भाई। नो मैम, नो मैम, नहीं समझ आया। अच्छा बेटा, मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपको ये पता है? वन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। हाँ। अब उन्होंने ये कहा है, इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि ना, नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं कि अगर मैं उनका स्केयर करूँ ना, तो उनका स्केयर उनसे बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल नंबर बोलना जरा। थ्री। थ्री। अगर ये देखो थ्री, आपने मुझे दिया है थ्री। अगर मैं अब इस स्टेटमेंट पर थ्री लगाते हैं, मतलब ये कि x इज इक्वल टू थ्री है। अब ये देखो, इसका इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली थ्री का स्केयर बड़ा होता है थ्री से, है ना? x की यस। जगह मैंने थ्री पुट कर दिया, तो इसका मतलब है यस। नाइन बड़ा होता है थ्री से। ये बताओ ट्रू बात है कि नहीं? ट्रू है। ट्रू। तो बस यही तो बात है, कुछ भी नहीं है, समझ आई? एक्स जी का जी यहाँ पे जो समझ। एक्स है ना, एक्स, इसका एक्स का मतलब ये है कि हमने कोई वैल्यू ले लिया है। तो परेशान नहीं होना कि ये एक्स लिखा हुआ है, कोई भी टेंशन। ओके। एक्स हमने जनरलिटी के लिए लिखा है, जनरल स्टेटमेंट है। एक्स का मुराद ओके। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर है। पर अब मेरी बात सुनो। हमारे पास ना preposition वन के अंदर भी नेचुरल नंबर्स हैं, preposition टू के अंदर भी नेचुरल नंबर है। लेकिन preposition वन के अंदर नेचुरल नंबर सारे के सारे हैं, लेकिन preposition टू के अंदर नेचुरल नंबर टू से स्टार्ट हो रहे हैं, वन से स्टार्ट नहीं हो रहे। उसने कहा कि नेचुरल नंबर्स वो लो, ये देखो, एक्स की वो वैल्यू लो जो वन से बड़ी है, और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। ये बात समझ आई अभी भी? जी जी आ गई है। चलो ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान सुनना। अच्छा, अब इसने उसने कहा है कि हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो हम ना यहाँ पर x इज इक्वल टू वन ले लेते हैं। अब मैं x इज इक्वल टू वन पुट करूंगी, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? वन स्केयर इज ग्रेटर देन वन, है ना? तो वन का स्केयर वन नहीं होता, तो वन इज ग्रेटर देन वन। अब मुझे एक बात बताओ, वन वन से बड़ा हो सकता है? वन वन के इक्वल जरूर होता है, लेकिन वन वन से बड़ा नहीं हो सकता। कोई बंदा अपने आप से बेहतर हो सकता है? हम जैसे हैं वैसे ही है ना, बात सुनो, समझ आई कि नहीं? कोई भी चीज अपने इक्वल हो सकती है, यस मैम। लेकिन उससे अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा होता है ना? इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये इम्पॉसिबल है, तो ये फॉल्स हो गए। सो स्टेटमेंट, सो preposition या स्टेटमेंट आप जो को, preposition वन जो है ना, वो फॉल्स है। समझ आई कि नहीं? फॉल्स क्यों हुई है, असल बात ये है कि फॉल्स हुई क्यों है, ये बात समझ आए, देख लो। ठीक है। लेकिन यहां पर उसने कहा है कि हमने ना वन से बड़ा कोई नंबर लेना है। अब मैं वन से बड़ा एक्स इज इक्वल टू टू पुट करती हूँ, लेकिन अगर आपको एक्स इज इक्वल टू टू पे प्रॉब्लम है ना, तो आप कोई भी ले लो। मैं आपसे आपको चैलेंज करती हूँ, आप कोई भी ले लो, हमेशा से तो ऐसा ही होगा। तो ये देखो, टू का स्केयर इज ग्रेटर देन टू, टू का स्केयर होता है बेटा फोर, फोर इज ग्रेटर, तो बताओ फोर फोर इज ग्रेटर देन टू होता है कि नहीं? फोर बड़ा है कि नहीं, बोलो? बड़ा है। बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। इसका मतलब है preposition जो है अपना टू, वो बड़ा हो गया ना। preposition टू इज ट्रू। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ही ना आ रहा है, तो आप कोई और नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर बोलो, रियल नेचुरल नंबर बोलो। बोलो बोलो, कोई बच्चा जो बोलना चाहे। फोर। फोर। फोर को लेते हैं, फोर का स्क्वायर क्या होता है बेटा? सिक्सटीन। और सिक्सटीन बड़ा नहीं होता फोर से? बड़ा है मैम। तो फिर हो गया प्रूफ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स चाहिए था, तो फोर स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर, मतलब ये कि सिक्सटीन इज ग्रेटर देन फोर, प्रूफ हो गया। बताओ समझ आई कि नहीं? आइए समझ। अब ये देखो, एक प्रपोजिशन फॉल्स है, एक प्रपोजिशन ट्रू है। तो पूछा था क्या ये एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है? बताओ है या नहीं है? एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इसका कंक्लूजन का निकला दे आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर दोनों ट्रू निकल आते हैं ना, हम्म। तो हम कहते हैं दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। समझ आई?
सो यस। दे आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। अब मुझे देख लो, कोई बच्चा जैसे अभी भी डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, चलो भैया। यस मैम। अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना, अभी हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, मैं चाह नहीं टूटे क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बता देती हूँ। लेकिन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, फिर रह ना जाएगी। ओके, लिखा हुआ है द स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स टू इम्प्रूव रोड सिक्योरिटी। अब हमारा स्टेटमेंट बहुत ध्यान सुनो, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने ना, ये देखो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, पढ़ लो ध्यान से, कि गवर्नमेंट ने नए ट्रैफिक रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। और उसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि रोड सेफ्टी बेहतर हो। रोड सेफ्टी से मुराद ये है कि कम एक्सीडेंट होने चाहिए, और सब सब टाइमली घर जाएं, और सब अपनी लेन पे चलें, कोई किसी को, कोई ऑपोजिट लाइन में ना आए, तो ये सब कुछ है। अब मुझे बताओ, और इस, अब गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए हैं, अब इस जो बात है ना, इससे दो कंक्लूजन निकल सकते हैं। अब एक कंक्लूजन इसका ये है कि जो एक्सीडेंट है ना वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन ये निकलता है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि पीपल विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स आउट ऑफ फियर ऑफ पेनल्टीज, मतलब ये कि लोग सजा के डर से जो है वो कम जो ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा फॉलो करेंगे सजा के डर से। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, अब बात बहुत ध्यान सुनो। मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा कि ना गवर्नमेंट ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं ताकि रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है, ताकि कम एक्सीडेंट हो। अब मेरी इस स्टेटमेंट से दो बातें, आप लोग दो नतीजे निकलते हैं। एक नतीजा ये है कि जो एक्सीडेंट है वो कम होंगे। दूसरा नतीजा ये है कि जो लोग हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। अब मुझसे, अब सब बच्चे मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, इन दोनों में से कौन सा नतीजा आपको सही लग रहा है? अगर गवर्नमेंट ने नए रूल्स, ट्रैफिक रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट कम होंगे, ये ज्यादा अच्छी बात है, या फिर आपको ये ज्यादा, आपको रीजनेबल आर्गुमेंट लग रहा है कि अब ट्रैफिक का, अब ऑटोमेटिक से बात है, अगर नए रूल्स आए हैं तो इसका मतलब है कि अब कम एक्सीडेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि रोड पे नए रूल्स आ गए हैं। लेकिन क्या इससे ये बात कही जा सकती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रूल्स को फॉलो करेंगे? बताओ, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं समझ आ रही? अच्छा, ऐसे सोचो, अगर हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आपसे फाइन लेना इकट्ठा फाइन इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो मुझे बताओ, आप लोग ज्यादा रूल्स फॉलो करोगे या फिर एज कम? इससे क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा या आप ज्यादा रूल्स फॉलो करोगे? अगर हम फाइन बढ़ा दें कॉलेज में, तो आप ज्यादा रूल्स फॉलो करोगे या फिर कॉलेज में डिसिप्लिन ही मेंटेन रहेगा? ऑफ कोर्स, अगर हम रूल, अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हम फाइन को बढ़ा देंगे ना, तो बच्चे रूल तोड़ेंगे ही नहीं। और जब बच्चे रूल्स तोड़ेंगे ही नहीं, डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, तो कॉलेज का माहौल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे से डर जाएंगे, ये मुश्किल है, बच्चों का डरना मुश्किल है, समझ आई? इसी तरह लोगों का जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है कि रोड रोड एक्सीडेंट्स वो बेहतर हो जाए, क्योंकि रोड ट्रैफिक रूल्स की वजह से क्या होगा कि ना, ट्रैफिक से लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेकिन लोग ट्रैफिक रूल से डर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बताओ, समझ आई कि नहीं? इसका यस भाई, मैम। ठीक आंसर ए वाला है, कि ओनली कंक्लूजन वंस फॉलो, मतलब ये कि जो रोड एक्सीडेंट है ना वो जरूर कम होंगे, लेकिन लोग फॉलो करेंगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लोग डर जाएंगे, ये भी कहीं लिखा हुआ, ये डरना थोड़ा मुश्किल काम है। लोग, अगर आप नए रूल्स मुतारिफ कराएंगे, नए रूल्स आएंगे, तो लोग डरेंगे क्यों उस नए रूल से? समझ आई कि नहीं? नए रूल्स आने से ट्रैफिक बेहतर हो सकती है, एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, लेकिन लोगों का डरना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ना, स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट टू फॉलोज, ये भी सही नहीं है क्या? इन दोनों में से एक, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। तो जेनवनली अगर इसको एनालाइज किया जाए ना, तो स्टेटमेंट वन जो है ना, कंक्लूजन वन, वो सबसे बेहतर है। बताओ भाई, समझ आई कि नहीं? नहीं समझ आई दोस्तों? आ गई मैम। पक्की बात है? मैम आ गई है। चलो ठीक है भाई, पक्की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हों, तो हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे डिटरमिन, डिटरमिन करने का मतलब जानना, मतलब कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उसके पास यूनिक सोल्यूशन है या उसके पास
इनफाइनाइटली मैनी यूनिक का मतलब होता है मैथ्स में सिर्फ एक। तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि देखो सिस्टम, जैसे ये देखो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बताओ मान रहे हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? तो हम ये बात कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? सवाल में उसने हमसे ये पूछा है। ठीक है, किसी बच्चे को सवाल में डाउट है तो पूछ ले। सवाल समझ आ गया? वो आया कि ना आया? हाँ बोलो कि नहीं? आ गया मैम। आ गया। यस मैम, आ गया। चलो ठीक है, फिर इसका जवाब सुनो। हमारे पास जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है मैंने भी बताया, ओनली वन। हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पर यूनिक के वर्ड को मैं जरा हाईलाइट कर दूं, ये यूनिक सोल्यूशन व्हेन, व्हेन बहुत ध्यान सुना, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। बताती हूँ इस बात का मतलब क्या, इज नॉन जीरो। ये वो कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हमें जब भी जिंदगी में कोई भी कॉफी दिया जाता है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम उसको ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, जैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर यस इक्वेशन हम मैम, उसको यस इस फॉर्म मैम। में लिखते हैं ना। यहाँ पर, यहाँ पर हम उसे ए एक्स इज इक्वल टू बी लेते हैं। तो ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, वो ये यहाँ से आता है, इसके ये 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 इनको उठाकर, है ना। और क्योंकि इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं और वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिर्फ। बताओ सबको समझ आई कि नहीं? तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। समझ आई? ठीक है कि नहीं? और अगर ऐसा हो कभी, कभी जिंदगी में ऐसा हो कि, कभी ऐसा हो, अदरवाइज लिख दो, बल्कि अदरवाइज, otherwise system of linear equation has infinite many solution, otherwise system of linear equation has infinitely many solution, infinitely many solution। और ये कब होगा? ये तब होगा अगर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो जीरो के इक्वल आ जाए। समझ आई? आई कि नहीं आई? दोस्तों बताओ समझ आ रही है या नहीं आ रही? कोई डाउट है तो पूछ लो। अब एक और चीज देखो, ये लास्ट टाइम हमने पेपर सॉल्व किया था, याद ही होगा। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखो ये आपको ए मैट्रिक्स नजर आ रहा है? सबको बताओ नजर आ रहा है कि नहीं? यस मैम। अगर अगर हमने अगर इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है नीचे, ये देखो गौर से, डिटर्मिनेंट लिया हुआ है मैंने, नजर आया है नीचे डिटर्मिनेंट? और इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आया -1। अब मैं आपसे पूछती हूँ, डिटर्मिनेंट का आंसर -1 आया है, तो मुझे बताओ इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? -1 जीरो है, बताओ। नो मैम। तो नॉन जीरो हुआ, डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो है ए मैट्रिक्स के। यस। तो यस बताओ मैम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? भाई बता दो ना। मैनी। ओनली वन, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अल्लाह के बंदो, समझ आई कि नहीं? अभी भी समझ नहीं आई किसी को?
क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, नॉन जीरो से मुराद ये है कि जीरो आंसर में नहीं आया। क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट -1 आया है, तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जब हमने आखिरी बार, बल्कि परसों, इस पेपर को जब सॉल्व किया था ना, तो हमने इसके ऊपर क्रामर रूल लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये निकला था, याद है सबको? ये हमारा आंसर था, ये आंसर था, याद है? और ये आंसर ही इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन था। और कितने सोल्यूशन निकले थे? एक ही सोल्यूशन निकला था। बताओ भाई, किसी को समझ आ भी रही है कि नहीं? बोलो सारे यार। यस मैम। की बात है, लग नहीं रहा। किसी को बेटा डाउट है तो पूछ ले, इसका आंसर यही है डाउट किसी का? मैम अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल जीरो आता है तो उसके हमारे पास मैनी आंसर होंगे। वेल डन। और अगर वो मतलब अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तो फिर उसका एक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, हाँ जी यही है। और कुछ? और कुछ किसी का डाउट है? नो मैम, क्लैरिटी हो गई है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब आगे उसने पूछा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व और डेरिवेटिव। अब ये दो कॉन्सेप्ट ना वैसे लगता है कि डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो आओ इन दोनों को जानते हैं, आ जाओ। पहले मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ स्लोप, और दूसरी साइड पे लिख लेती हूँ डेरिवेटिव। यहाँ में लिख देते हैं भैया स्लोप ऑफ कर्व, और यहाँ हम लिख देते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहली बात याद रखना डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव हैज अ कांस्टेंट स्टीपनेस। कांस्टेंट स्टीपनेस, अब बताती हूँ कैसे। हैज कांस्टेंट स्टीपनेस। एक तो ये कांस्टेंट स्टीपनेस है, दूसरी बात याद रखना, जो डेरी कर्व स्लोप है ना, सॉरी, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप मैं बताती हूँ सब कुछ, बस लिखो अभी। स्लोप ऑफ कर्व इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, is continuously changing at every point, at every point along a curve, कर्व के ऊपर, along a curve। ये बस इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? ये इतनी बात आपने याद रखनी है। आज मैं इसका स्लोप बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह। आज इसकी तस्वीर तो चेक करो भैया, तस्वीर तो चेक करो अपनी, देखो, ये लो। अब यहाँ मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए, ये लो कुछ ऐसा कर्व बना लिया, ठीक है? कर्व थोड़ा बसूड़ा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अगर मैं इसके ऊपर अब स्लोप ड्रॉ करूँ, तो ये देखो, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, इस पॉइंट पे, सॉरी, ऐसी होगी, बड़ा बकवास बनाइए, लेकिन इस पॉइंट पे ऐसी होगी। और अब ये देखो, गौर से देखो, हर पॉइंट पर स्लोप बदलती जा रही है, समझ आई? और यही वाली बात तो लिखी है मैंने कि द स्लोप ऑफ अ कर्व is continuously changing at every point along a curve। समझ आई? और स्टीपनेस का मतलब ये कि जो कर्व है ना, वो हमेशा टिल्ट होती है, मतलब ये कि कर्व, सॉरी, स्लोप जो है या तो ऐसी होती है या तो ऐसी होती है, ठीक है? तो हमेशा स्टीपनेस आपको नजर आएगी, स्टीपनेस है इसका, ये इस तरह ये होना, इसका स्टीपनेस है। बताओ भाई, स्लोप में किसी को टेंशन है तो पूछ ले, वरना आगे बढ़े। अब आते हैं डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में याद रखना कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है, या फिर आप लिख लो डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक मैथमेटिकल टूल है, इज अ मैथमेटिकल टूल, इज अ मैथमेटिकल टूल यूज टू फाइंड, यूज टू फाइंड द चेंजिंग स्लोप। और अब ये जो डेरिवेटिव है ना, इस स्लोप को मालूम करने का तरीका है, समझ आई? स्लोप क्या है? हर पॉइंट पर हम ऐसे अगर एक टेढ़ी लाइन गुजार दें, हर पॉइंट पर
कर्व के हर पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, उसको आप बोलेंगे स्लोप होती है। और डेरिवेटिव जो है वो ऐसा मैथमेटिकल टूल है, मतलब ऐसा उसका काम ये है कि वो इस कर्व को, इस स्लोप को मालूम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे मैथमेटिकल टूल यूज टू फाइंड दिस यूज टू फाइंड दिस चेंजिंग स्लोप, दिस चेंजिंग स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है भाई, किसी को अब इतनी बात में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। है टेंशन, पूछ लो यार। जो बात समझ नहीं आई पूछ लो। बताओ बेटा, किसी को इशू है तो पूछ ले। है इशू? वरना हम आगे बढ़े। है इशू? चलो भैया, नो मैम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई। अब हमने क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है लीनियर डिके में और एक्सपोनेंशियल डिके में। किसी चीज के बढ़ने को कहते हैं ग्रोथ और किसी चीज के कम होने को कहते हैं डिके। इसका मतलब है लीनियर डिके और एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब ये है कि कोई चीज है जो वक्त के साथ कम हो रही है। डिके का मतलब होता है कम होना, वक्त के साथ कम होना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वक्त के साथ बढ़ना। समझ आई? तो डिके और ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपने काफी दफा सुने होंगे। ठीक है, तो मैं एक साइड पर लीनियर लिखती हूँ अपना ग्रोथ और दूसरी साइड पर लिख देती, सॉरी लीनियर डिके लिखती हूँ, दूसरी साइड पर लीनियर डिके लिखते हैं और दूसरी साइड पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। फिर इनके दरमियान का कोई डिफरेंस लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके। और इनके दरमियान से खूबसूरत सी लाइन भी लगा देते हैं ताकि लगे हमने डिफरेंस लिखा है। श्श, लगा दिया। अब मैंने थोड़ा गंदा लगाया, आप प्यार से लगाना, ठीक है, प्यार से जरा खूबसूरत करके लिखना। आज जो भी लिखते हैं, सबसे पहली बात है इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन। आज जो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, तीन। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि इट इज अ डिक्रीज। अब मैंने कहा था डिक्री, डिके का मतलब होता है कम होना, तो डिक्रीज का मतलब भी कम होना है। इट इज अ डिक्रीज बाय कांस्टेंट, बाय कांस्टेंट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की स्पेलिंग ना वो पूरी कहानी में गलत लिखी हो मैंने। तहरीम, ये आपने स्क्रीन पर लाइन किस खुशी से मारी है? अब आपकी लाइन से हमें रेस करनी पड़ेगी। तहरीम बहन, अगर तुमने अब दोबारा लाइनें मारी ना, तो बेटा आपको क्लास से धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? सो डोंट डू दिस अगेन, ठीक है? समझ आ गई? प्यार से मना कर रहे हैं, डोंट डू दिस अगेन, ठीक है? ओके। तो लीनियर डिके का है, इट इज द डिक्रीज बाय कांस्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट, अमाउंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और याद रखना, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल डिके है ना, इट इज डिक्रीज, ये भी डिक्रीज ही होगा, लेकिन बाय कांस्टेंट परसेंटेज, बाय कांस्टेंट, बाय कांस्टेंट परसेंटेज पर यूनिट पर टाइम, पर यूनिट टाइम। लेकिन रिमेंबर दैट दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? यहां पर एब्सोल्यूट अमाउंट है और यहां पर परसेंटेज है। तो कांस्टेंट परसेंटेज के साथ डिक्रीज होगा एब्सोल्यूट के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर, और कांस्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट के साथ चेंज होगा इन लीनियर डिके। उल्ट, अल्लाह के वास्ते उल्टी पूरी डेफिनेशन नहीं करनी, ठीक से लिखना है, ठीक है? समझ आई होगी अल्लाह करे। उसके बाद आता है इनके फॉर्मूलाज। इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू ए डॉट बी की पावर एक्स। समझ आ गई? और यहाँ पे कंडीशन है कि बी जो है वन से ले गई है, ठीक है? बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे समझ आई हो। याद आता है, यहाँ माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि डिक्रीज है, क्योंकि हम डीके को दिखा रहे हैं। समझ आई है? ये बात इंपॉर्टेंट है। और आखिर में इनके ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ सबसे आसान है बनाना। और याद रखना, जिसके ग्राफ मैंने तुम्हें बना के सिखाए हैं पेपर में, बहुत प्यार से, बहुत प्यारा करके कराए, एग्जामिनर को यकीन दिलाना है कि तुमसे अच्छा दुनिया में किसी को नहीं आता पेपर में, ठीक है? बहुत प्यार साफ सुथरा पेपर करना है, ठीक है?
ओके। तो लीनियर डिके का ग्राफ ऐसा होता था, ये देखो सीधी लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे होता है, ये देखो ऐसे करके वक्त के साथ नीचे जा रहा है, समझ आई? ये इन दोनों के ग्राफ है और इनकी डेफिनेशन, इतनी बातों में ज्यादा तुम लोग याद भी कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, बताओ भाई समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इतनी बात तो क्लियर है, हो गया क्लियर है। उसके बाद हमारे पास लिखा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट। अच्छा मेरे को जब भी लिखा मिल जाए ना पेपर में कंस्ट्रक्ट करो ट्रुथ टेबल, तो दफा करो स्टेटमेंट क्या किया उसको नहीं देखना, स्टेटमेंट क्या है, पेशेंट है फीवर, पेशेंट है, दफा करो जो भी है। आपने करना, आपने देखना है कि हमें ये कहा गया है, इसका मतलब ये है कि हमें कहा गया है पी कंजंक्शन क्यू, या फिर कह लो पी एंड क्यू। हमने बस इसी चीज को लेके चलना है और बस ट्रुथ टेबल बनाना है, नथिंग स्पेशल। लेकिन पहली बात यहाँ पे याद रखने की है, बिकॉज वी हैव टू स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, चार। मतलब चार आएंगे कैसे, इधर देखो, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, समझ आ गई? अब हमने एंड ऑपरेशन लगाना है। एंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ तब ट्रू होता है अगर दोनों ट्रू हो, तो ट्रू ट्रू, ट्रू बन गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स है, और फॉल्स फॉल्स तो ऑलरेडी फॉल्स होता है, बस बात खत्म, बन गया, खत्म, सवाल खत्म। हमने नहीं देखना कि उसने स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है कि उसको पेशेंट को ये होगा कि नहीं होगा, भाई हमें क्या, जो मर्जी होता है। उसने ट्रूथ टेबल बनाने को कहा था, हमने बना दिया, बहुत गंदा बनाया उसको, आप छोड़ो, लेकिन ऐसे बनाना है। ठीक है, क्लैरिटी है ना? समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही? आ गई? हाँ कि ना बोलो। मैम यस। चलो भाई अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, हमें अगेन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो बातें हमसे की गई हैं, उससे पूछा है कि ड्रॉ द पॉसिबल इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि आपने क्या बात अखज की, अखज करने से बात ये है, मतलब ये होता है कि आपको इन दो बातों से क्या समझ आई है, जो आपको समझ आई है ना, मत समझ बताओ। और उसने क्या कहा है कि जो आपको बात समझ आए ना, उस समझ आने के बाद उसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान सुनना। पहला, पहली बात जो उसने हमसे कही है ना, वो कहा है कि सारे के सारे सेब, दुनिया के सारे सेब फल हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात उसने की है कि दुनिया के सारे फल हेल्दी होते हैं, मतलब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर दुनिया के सारे फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं और सेब भी फल है, तो मुझे सोच के बताओ, दुनिया के सारे सेब भी हेल्दी ना हुए? समझ आई कि नहीं? उसने एक बात कही कि दुनिया के सारे सेब जो है वो फल हैं, और दुनिया के सारे फल हेल्दी होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों स्टेटमेंट से हमारा इन्फ्रेंस, हमने क्या किया, बात को क्या समझा, इन्फ्रेंस पहले लिख देती हूँ मैं। इन्फ्रेंस क्या होगा? इन्फ्रेंस हमने क्या किया है कि ऑल एप्पल आर हेल्दी, ऑल एप्पल्स आर हेल्दी। बताओ भाई ये बात सबको समझ आ गई है मैंने कैसे कहा है? ऑल एप्पल्स आर हेल्दी। और उसने कहा था इसका वेन डायग्राम बनाओ, आओ वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम लोग किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसे करके बड़ा सेट, मैं लिख देती हूँ ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम, सुनो बहुत ध्यान सुनना, चल बड़ा सेट बनाया, इसके अंदर डालेंगे सारे दुनिया के हेल्दी, हेल्दी चीजें, और दुनिया की जितनी भी हेल्दी चीजें हैं ना, उसके अंदर आएगा हमारे पास दुनिया के सारे फल, फ्रूट्स। और दुनिया के सारी हेल्दी चीजें फ्रूट्स होती हैं, मतलब हेल्दी चीजों में फ्रूट्स भी आते हैं, और सारे फ्रूट्स के अंदर एप्पल्स भी आते हैं। तो बन गया वेन डायग्राम, ये लो, समझ आई कि नहीं? दुनिया का सारा, ये देखो दुनिया का बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट। इस बड़े सेट के अंदर हमारे पास दुनिया की सारी हेल्दी चीजें आई, और सारी हेल्दी चीजें में फल आए, और फलों के अंदर सेब आया। बताओ इस वेन डायग्राम की किसी को टेंशन है तो पूछ ले, और बन गई। बताओ भाई किसी को टेंशन है, ये बात समझ नहीं आई तो पूछ ले। पक्की बात है, सबको समझ आई है? यस मैम। पक्की बात। चलो भैया आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है। कहा है कि बताओ व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिख दी है।
तो याद रखना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, लिखो लिखो, अ सिस्टम of linear equation is a system of linear equation is a combination of हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था और दो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, इसके बाद जब यूट्यूब पे जाएगा तो आपको लग रहा होगा सीक्वेंस के साथ है, बट हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है, तो सेम एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का सवाल है कि बताओ भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है, नथिंग स्पेशल। डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि a system of linear equation of linear equation is a collection of two or more linear equations। हमेशा याद रखना, एक दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन इकट्ठे होकर आपको नजर आए ना, तो आपने उसको बोलना है कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इन डिफरेंट वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स में आ सकती है, इन डिफरेंट वेरिएबल्स। मैं इसकी एग्जांपल लिखवाती हूँ, एग्जांपल जरूर लिखना ताकि पूरे 2 नंबर मिले। टेंशन नहीं लेने का, इधर देखो, कहानी को गौर से समझने का, ठीक है। इधर देखो, एग्जांपल हम लिखेंगे, एग्जांपल। और एग्जांपल के अंदर से ना मेरे आपसे एक सवाल भी होगा, इधर देखो बहुत ध्यान से। एग्जांपल इतने 2x + y = 10, और इसने 3x + 10y = 1। अच्छा, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है मैंने, इसके अंदर कितनी लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं? बताओ भाई जल्दी जल्दी, इस सिस्टम के अंदर कितनी लीनियर इक्वेशंस मैंने ली हैं? बताओ जल्दी से, गलत भी गेस करोगे तो हम क्या कह लेंगे आपको? गेस तो थ्री। करो। मैम। कितनी? थ्री। दो है बेटा, टू। दो लीनियर इक्वेशन है। टू मैम, ये- टू। हाँ जी हाँ जी, बताओ बेटा। ये दो लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन बेटा ये है, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाती हूँ। एक लीनियर इक्वेशन बेटा ये है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन दो है, ये है। इसको ना दो लीनियर इक्वेशन है। तो पहला सवाल तो आपको नहीं आया, चलो दूसरा सवाल उम्मीद है कि आपको आता होगा। ये जो दो लीनियर इक्वेशन मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? टू। वेल डन, सही बताया, टू। दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। एक वेरिएबल अच्छा। हमारे पास एक्स है, और दूसरा वेरिएबल वाई है। ये भी एक्स है, ये भी वाई है। वेल डन। ठीक है बच्चों, आई होप कि लीनियर इक्वेशन, आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन जनरल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ ले, वरना हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चले। है डाउट? पूछो यार जल्दी से, है डाउट किसी का? नो मैम। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, और 6-6 नंबर के हमारे एक ही पेपर से आए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों सवाल ना एक ही टॉपिक से हैं। एक ही टॉपिक से ये दोनों के दोनों सवाल बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ से आए हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब हमारी किताब का चैप्टर नंबर 2 से आए हुए हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ। और 2025 में अगर पेपर हुआ, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ, उस पेपर में अगर एक टॉपिक से दो लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो याद से टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉपुलेशन ग्रोथ से टॉपिक आया है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन याद रखना कि इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में ना डिफरेंस ये है कि मैं समझाती हूँ। ये जो पहला ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो टाइप है ना पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो आई है अपना, जो किसी मतलब कि ये ऐसा है कि जिसमें जो चेंज है ना वो कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए है, तो ये रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया गया है। रेट का मतलब था टाइम। इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो कॉन्टिन्यूस है। पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्टिन्यूस है, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो किसी खास
अमाउंट के साथ जो है ना वो ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन अगर आप यहाँ वाले प्रॉब्लम को गौर से, मैं पढ़ाती हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में परेशान नहीं होना, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो एट अ कांस्टेंट रेट हो रही है। मैं समझाती हूँ, टेंशन नहीं लेने का, बस आप लिखो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ एट कांस्टेंट रेट हो रही है, एट कांस्टेंट रेट हो रही है। समझाती हूँ, इस बात को ऐसे समझो जैसे, अगर मैं पहला प्रॉब्लम समझूं तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, हम दोनों मिलकर समझते हैं, बहुत गौर से समझना, टेंशन नहीं लेने का। लिखा हुआ है अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैज 10,000 फॉलोअर्स। अब हमारे पास एक कोई भी सेलिब्रिटी आप जेन में सोच लो, उसके 10,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, एक साल के स्टार्ट में, और उसका जो हिज फॉलोअर काउंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली एट रेट ऑफ 15% पर मंथ। मतलब उसके अगर साल के शुरू में 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो हर महीने उसके 10,000 फॉलोअर्स में 15% नए फॉलोअर्स आते हैं, ठीक है। और अगर आप गौर से देखो तो उसने पूछे बताओ कि 6 महीने बाद कितने फॉलोअर्स होंगे। मतलब अभी 10,000 है और हर महीने 15% इंक्रीज होता है, तो बताओ 6 महीने बाद क्या होगा। ठीक है, सिचुएशन समझ आई। तो ये जो हर महीने कांस्टेंट रेट से बढ़ना है ना, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एट अ कांस्टेंट रेट। अब आप कहोगे पॉपुलेशन तो नहीं, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन फॉलोअर्स है, मतलब कोई भी चीज जो बढ़ रही है, तो फॉलोअर्स हुए, फॉलोअर्स की ग्रोथ एट अ कांस्टेंट रेट हो रही है। कांस्टेंट रेट क्या है? हर महीने 15% बढ़ना। बताओ बच्चों, इस बात की समझ आई सबको कि नहीं? स्टेटमेंट समझते हैं, सॉल्व हम कर लेंगे। बताओ बेटा, प्रॉब्लम समझ आया कि नहीं? समस्या क्या है ये समझ आया? मैम अगर इधर उन्होंने ना बताया होता कि हर मंथ 15% इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो वो कांस्टेंट नहीं होता। अभी मैं दूसरी प्रॉब्लम पढ़ती हूँ तो वो भी बिल्कुल यही है, लेकिन आपको वहां पे समझ आएगी कि वहां पे कांस्टेंट रेट नहीं है। मैं रीड करती हूँ आपके लिए, देखना बहुत ध्यान से, गौर से कहानी को सुनो, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ कहानी को सुनने का। अब दूसरी प्रॉब्लम सुनो बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है द पॉपुलेशन पी ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशी है उसकी पॉपुलेशन की बात की जा रही है और उसके पॉपुलेशन को इस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब उसने पूछा है कि जो पी ऑफ टी है ना वो पॉपुलेशन है एट एनी टाइम इन ईयर्स, और उसने पूछा है कि फाइंड करो टाइम रेट ऑफ चेंज एट एनी टाइम। एट एनी टाइम, यहाँ एनी टाइम लिखा हुआ है, ऊपर जाना, पूछा था 6 मंथ बाद बताओ। ये देख पा रहे हो? 6 मंथ। दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस पढ़ते जाओ, आपको समझ आएगी दो अलग अलग टाइप्स हैं ये। उसके बाद पूछा कि टाइम रेट ऑफ चेंज बताओ आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा। समझ आई? और यहाँ पर देखो किसी भी टाइम, मतलब कि जो पॉपुलेशन है रेट ऑफ चेंज वो किसी भी टाइम पर बताओ। और उधर क्या कहा था कि पॉपुलेशन में रेट ऑफ चेंज है 15% का इंक्रीज आ रहा है, और 6 मंथ बाद बताओ। और इस दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस आपको समझ आया? यहाँ रेट ऑफ चेंज पूछा है, वहां हमसे पूछा है कि बताओ भाई अगर फॉलोअर्स कितने होंगे, क्या इंक्रीज होगा आफ्टर 6 मंथ। तो वहां कुछ रेट ऑफ चेंज पूछा है और यहाँ कुछ पूछा है। तो बताओ भाई, दोनों प्रॉब्लम्स को रीड करने में या उनको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, या समझ नहीं आए तो पूछ लो, मैं सोल्यूशन करती हूँ, उसके सोल्यूशन की टेंशन नहीं लेनी। बट बात एक कहानी समझ आनी चाहिए कि हम कहानी क्या सुना रहे हैं। बताओ, क्लियर है? जल्दी से, किसी का डाउट है तो पूछ लो बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो अपना करोगे। मैं आपको दोबारा बुलाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसी मीटिंग में खत्म हो जाए। कोई बच्चा बोला है मैम तो एक दफा और समझा दो। मैं सोल्यूशन करती हूँ फिर समझ आएगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, मैं पहले इसका सोल्यूशन करती हूँ फिर उसका, अब आपको सारे क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। ओके, लिखा हुआ है अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हैज 10,000 फॉलोअर्स एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। इसका मतलब है, सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल फॉलोअर्स अकाउंट। इनिशियली फॉलोअर्स कितने थे स्टार्ट में? फॉलोअर्स काउंट, वो हमारे पास इनिशियल था, तो इसका मतलब इनिशियल पी नॉट होगा, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन वो कितनी है हमारे पास? 10,000। हो गया क्लैरिटी के साथ? हाँ हाँ, समझ आ गया। उसके बाद है ग्रोथ रेट, किस ग्रोथ से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट है हमारा 15%, और 15% को हम लिख सकते हैं 0.15। समझ आई? परसेंट का मतलब डिवाइड कर दो 10 से, 100 से, मैंने वही किया। ये भी हो गया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा है कि पर मंथ भी आगे से लिख देती हूँ ना, पर मंथ। और उसने क्या पूछा है कि बताओ भाई और टाइम क्या क्या है आफ्टर टाइम, टी की वैल्यू क्या लेंगे? टी ले लेंगे हम
6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद क्या होगा ये बताओ। ये सब कुछ करना है, ठीक है, और ये हमने बताना है। समझ आई बात, समझ आ गई कहानी की? आई होप के समझ आई हो। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारी किताब में लिखा हुआ था, P इज इक्वल टू P0 मल्टीप्लाई बाय 1 + R⁻T। समझ आ गई है? अब सब कुछ उठा के ना इस फॉर्मूले में डालेंगे तो जो P का आंसर आएगा ना वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये दिखाते हैं किस तरह। इधर आ जाओ, P के लिए लोग यूज करते हैं। तो P इज इक्वल टू P0 का वैल्यू है हमारे पास 10,000। 1 as it is, R का वैल्यू है 0.14 और T का वैल्यू कितने महीने बाद बताना? 6 महीने बाद। ठीक हो गया, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो यहां से हम थोड़ा करते हैं, 10,000 as it is, और यहाँ पे 1 में ऐड कर दोगे 1.0.5 तो इट बिकम्स 1.15 पावर 6। सारा कुछ कैलकुलेटर पे उठा के डाल देना, यू विल गेट 23,030.6। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, 23,101। मतलब ये कि इतने फॉलोअर्स होंगे उसके। अगर साल के शुरू में, अगर साल के शुरू में 10,000 है ना, तो 6 महीने बाद 23,000 होंगे, क्योंकि उसके फॉलोअर्स हर महीने 15% बढ़ जाते हैं। और हमने अपना मैथ्स का एक फॉर्मूला लगाया और हमने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर किस तरह बढ़ेंगे या किस तरह करेंगे, तो आपको क्या करना है? मैथ का फॉर्मूला यूज करना है। ये हमारा आंसर है। बताओ, 6 महीने बाद भाईजान के फॉर्मूला जो है ना फॉलोअर्स, वो 23,000 हो जाएंगे। 23,131। तो अगर आप चाहो तो यहाँ कंक्लूजन भी लिख सकते हो, लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। एग्जामिनर को अच्छा फील आएगा हमसे, उसको यकीन आ जाएगा हमें बहुत आता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैज 23,000, 23,000 लिखा था, 23,131 फॉलोअर्स आफ्टर 6 रेज हो जा, 136 फॉलोअर्स आफ्टर 6 मंथ्स। बेटा पेपर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना। तो इट शुड बी सॉल्व प्रॉपरली। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को समझ ना आई हो या कोई बात इस क्वेश्चन में ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि आपको ये समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला लगाना है, और कुछ भी नहीं था इसमें। अब बताओ भाई, डाउट है तो पूछ लो। बताओ, है टेंशन? ओ मैम। पक्की बात है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गई है। अच्छा, इस लॉन्ग क्वेश्चन में खुदा के वास्ते वो पीछे वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना। याद रखना, मैंने आपको याद है क्लास में बताया था कि जब भी जिंदगी में डेरिवेटिव आ जाए ना, तो डेरिवेटिव यूज होता है। डेरिवेटिव अपने तब यूज करना होता है जब आपसे कहा जाए स्लोप ऑफ लाइन निकालो, स्लोप ऑफ कर्व निकालो, आपसे कहा जाए टेंजेंट लाइन निकालो, आपसे कहा जाए रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करो। और इस सवाल में उसने कहा है कि हमें पॉपुलेशन फंक्शन दिया है और कहा है कि फाइंड करो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका फॉर्मूला मैं सॉल्व करती हूँ, आपको समझ आएगी। तो पहले पार्ट नंबर ए ले लेती हूँ। ठीक है, तो याद रखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन is the first is the first derivative of population with respect to time। first derivative of population with respect to time, with respect to time। तो क्या होगा? हमने क्या 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 कैलकुलेट करना है इस पूरी कहानी में? हमने कैलकुलेट करना है d/dt ऑफ p क्या है? हमारे पास पॉपुलेशन फंक्शन, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो हमें सवाल में p फंक्शन गिवन है, मतलब ये कि हमने इसका भाई डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, करना ये है। आज किस तरह लेंगे? ऐसे लेंगे। सो हमारे पास गिवन क्या है, इसको हम लिख देते हैं, हमें फाइंड करना है। सो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास p फंक्शन मुझे गिवन है, दैट इज 1,000 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 0.05t। तो अब मैं दोनों तरफ d/dt अप्लाई कर दूंगी, बिकॉज मुझे डेरिवेटिव निकालना है भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1,000 इधर आ गया, e/0.05t इधर आ गया। ये देखो, 1,000 को हाने से बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, और d/dt
ई पावर ई टी इस पर लगेगा। अब कहानी गौर गौर से देखें, 1000 कहानी से गया बाहर, और डेरिवेटिव लेना है ई की पावर का। तो ई की पावर में जो भी हो वो एज इट इज आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव उसका लेंगे जिसकी पावर थी, जो ई की पावर में लिखा हुआ था वो ये था। अब ये देखो, ई की पावर में जो लिखा हुआ था ना, देखो कहानी को, और 1000 एज इट इज आएगा, ई की पावर में 0.05 एज इट इज। अब जो 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है टी आने, अब 0.05 अगेन कहानी से हुआ बाहर, और यहाँ आ जाएगा डी टी ओवर डी टी, और डी टी ओवर डी टी बेटा 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, डी ओवर डी टी ऑफ पी टी का आंसर क्या आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, और ई की पावर में 0.05 का टी। और अगर मजीद कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटर पर डाल लेना, अगर तुमसे हाथ से ना हो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई करने के बाद 50 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 0.05 टी, ये हमारे पास आंसर है। कुछ भी नहीं किया, बस डेरिवेटिव लिया, ये है हमारे पास आंसर। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। ये है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन का फंक्शन। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये था कि पॉपुलेशन का जो फंक्शन गिवन है ना सवाल में, उसका डेरिवेटिव ले लो, इतनी सी बात थी। सवाल को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो बेटा, रट्टा ना मारो, रस्सी का वो सिरा पकड़ोगे पूरी की पूरी रस्सी आपके हाथ में आ जाए, तो कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, सवाल खुद ब खुद हल होने लग जाएंगे। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी फंक्शन का यहाँ फंक्शन पॉपुलेशन था, अगर लेट से पेपर में सवाल आ जाता है कि फाइंड करो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो याद रखना इसका मतलब है कि वेलोसिटी का फंक्शन सवाल में ऑलरेडी गिवन होगा, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर लेट से पेपर में सवाल आ जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स निकालो, तो इसका मतलब है कोई फंक्शन गिवन होगा, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, बस। समझ आई? सिमिलरली अगर पेपर में सवाल आ जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ फंक्शन, तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि फाइंड करो टेंजेंट लाइन ऑफ दैट फंक्शन, तो जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव, रेट ऑफ स्लोप इज डेरिवेटिव, टेंजेंट इज डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ कर्व इज आल्सो डेरिवेटिव। है टेंशन के नहीं, बोलो। अच्छा, पार्ट बी के अंदर उसने कहा है हमें बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर, तो यहाँ पे टी की जगह मैं 10 पुट कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल, फिर पेपर खत्म हो जाएगा बस। तो पार्ट में बी करते हैं। हमने क्या करना है, आफ्टर 10 ईयर पूछा उसने हमसे, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें टी की जगह 10 पुट कर दूंगे, आ जाएगा आंसर। तो टी ओवर टी ऑफ टी, और यहाँ पे आएगा 50 ई पावर 0.05, और टी की जगह क्या डालेंगे अब 10। अब इसको जाके उठा के कैलकुलेटर में डाल देना, तो आ जाएगा कुछ ना कुछ। ओके 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 ओके, तो ई पावर 0.5 डी ओवर डी टी आ गया भैया आंसर, खत्म सवाल, कहानी खत्म होगी बस बेटा, पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको कंसेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश की है, आपको मजा भी आया होगा। और हमने 2025 के फॉल के और स्प्रिंग के दोनों पेपर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। ये हमने आज स्प्रिंग का पेपर सॉल्व किया है, उससे पहले हमने फॉल का पेपर सॉल्व किया था। एवरी क्वेश्चन एवरीथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स जो था ना, मैथ्स पोर्शन, वो हो गया है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मजा आया होगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो कर ले, वरना घर चले। है सवाल? मैम आपको हाँ जी। मैम हम 4 के पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। और एक सेकंड, मुझे एक सेकंड रुको, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो आप? मैं कह मैम रही हूँ आपको 2024 के पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। हाँ तो कर लेते, तुम लोग मुझे पास पेपर भेज देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी। लेकिन वो 2025 के हमारे पास दो पास पेपर थे, एक फॉल का था एक स्प्रिंग का था, मैंने दोनों करवा दिए हैं। यस मैम। ठीक है। बात यह है कि बेटा कॉन्सेप्ट प्लीज अल्लाह के वास्ते, मुझे बड़ी उम्मीद है कि अच्छा पेपर पूरे नंबर लेके आने सब बच्चों ने, समझ आइए, अच्छा सा पेपर तैयारी इंशाल्लाह। करनी है। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बताओ 2024 का पेपर है किसी के पास, तो मुझे भेज देना, ठीक है। मैम भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम वही करेंगे, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। किसी का डाउट अल्लाह हो तो हाफिज। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ